हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, आज हम आपको 15 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे जीके के सेट नंबर 38 कराएंगे। अब देखिए, हम आपको इसे फुल डिटेल में मतलब कि कैसे और सभी ऑप्शनों के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे और जो प्रश्न है उसी के बारे में बताएंगे। बात करते हैं, देखिए पहले प्रश्न की। आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था शाहजहां। किसने करवाया था? शाहजहां ने। अब ये तो हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, शाहजहां। अब और प्रश्न की बात करें तो देखिए ये प्रश्न आता है कि आगरा शहर को किसने बसाया था? तो लोधी वंश का एक शासक था सिकंदर लोधी, जिसने बसाया था आगरा शहर को। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अगला प्रश्न कि आगरा के किले को किसने बनवाया था? तो आगरा के किले को बसाया था या आगरा के किले को बनाया था अकबर ने। किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था आगरा के किले को। ठीक है, आगे अगर हम बात करें देखिए शाहजहां की, तो शाहजहां ने बहुत इमारतें बनवाई हैं, जैसे कि आगरा के अंदर ही ताजमहल बनवाया शाहजहां ने। इन्होंने किला बनवाया दिल्ली का लाल किला। कौन सा किला? दिल्ली का लाल किला। बात आती है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो वह करवाया था औरंगजेब। दिल्ली के लाल किले के अंदर अगर मस्जिद का निर्माण करवाया था तो वो करवाया था औरंगजेब ने। एक हूबहू ताजमहल के जैसी इमारत भी बनवाई थी औरंगजेब ने, जिसको कहा जाता है बीबी का मकबरा। आगे बात करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 2 की। हैली धूमकेतु पुनः किस वर्ष दिखाई देगा? अगर बात करें इसके आंसर की तो 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा हैली धूमकेतु? 2062 में दिखाई देगा। अब स्टार्टिंग से बात करें तो देखिए 1705 के अंदर, कब? 1705 में एडमंड हैली ने सबसे पहले देखा था हैली धूमकेतु को। किसको देखा था? हैली धूमकेतु को सबसे पहले एडमंड हैली ने देखा था, जिनके नाम पर ही इसको हैली धूमकेतु कहा गया है। किसने देखा था? एडमंड हैली ने 1705 में, उन्हीं के नाम पर इसका नाम हैली धूमकेतु रखा गया है। अब देखिए अगर बात करें कि ये अभी जो मतलब दिखाई दिया था वो कब दिखाई दिया था, अंतिम बार इसको कब देखा गया था? अंतिम बार जो देखा गया था इसको, वो देखा गया था 1986 में। कब देखा गया था? 1986 में। और अब दिखाई देगा कब? 2062 में, मतलब 76 सालों के बाद। कब दिखाई देगा? 76 सालों के बाद। कब? 2062 में दिखाई देगा। आगे बात करते हैं, शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। तो देखिए अगर इसके आंसर की बात करें तो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है इंसुलिन। कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन नियंत्रित करता है। अब देखिए अगर हम इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, जो ब्लड ग्लूकोज होता है उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कौन? इंसुलिन। जब इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है रक्त के अंदर तो एक रोग हो जाता है मनुष्य को, जिसको कहा जाता है मधुमेह या शुगर कहा जाता है। मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन के स्रावण में कमी आने के कारण होता है। आगे बात करते हैं, देखिए प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की बात करें तो एक पोषक तत्व होता है प्रोटीन, जो हमारे शरीर का विकास करने में, हमारे शरीर का संरचनात्मक घटक होता है प्रोटीन। अब देखिए लगभग हमारे शरीर का 15% भाग जो है वो प्रोटीन है। कितना? 15% प्रोटीन होता है हमारे शरीर के अंदर। शरीर की लगभग हर एक कोशिका के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात करें देखिए आयोडीन की, तो थायराइड एक रसायन होता है जो आयोडीन की उपस्थिति के कारण ही स्रावित होता है। ठीक है, अब जिससे क्या होता है, देखिए इससे अगर स्वास्थ्य के तौर पर हो कि क्या क्या इससे स्वस्थ रहता है, तो देखिए पहली बात तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो सही रहती है। दूसरी बात, हृदय की गति सही रहती है, और जो अंगक होते हैं वो भी सही कार्य करते हैं, उनको भी स्वस्थ रखने का कार्य करता है आयोडीन। ठीक है, आगे बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में बात करें? हीमोग्लोबिन के बारे में बात करती है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन ही होता है हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होती है वो लाल रक्त कणिकाओं मतलब कि आरबीसी के अंदर पाई जाती है। किन के अंदर पाई जाती है हीमोग्लोबिन प्रोटीन? आरबीसी के अंदर पाई जाती है। अगर कार्य की बात करें तो लगभग पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का संवहन करना, परिवहन करने का कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, अब अगर बात करें कि इसकी कमी से रोग हो सकता है तो एनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि इसकी कमी से क्या होता है, खून के अंदर कमी आ जाती है, और खून की कमी को ही हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहा जाता है खून की कमी को, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया कहा जाता है खून की कमी को, किसके कारण होती है? हीमोग्लोबिन के कारण होती है। आगे बात करते हैं सूर्य में, जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिए अगर आंसर की बात करें तो सी मतलब विटामिन डी। इसका रासायनिक नाम की बात करें तो कैल्सीफेरोल होता है। विटामिन डी का क्या होता है भाई? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है मैंने? कैल्सीफेरोल। तो कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। बात करें देखिए, जब सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर गिरती हैं तो विटामिन डी का निर्माण होता है। क्या बनता है भाई? विटामिन डी बनता है, और जो हमारे शरीर को मतलब विकास में भी सहायक होता है। दूसरी बात देखिए, अगर बात करें कि जो बच्चे होते हैं उनके अंदर एक रोग हो जाता है रिकेटस, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रिकेटस रोग हो जाता है, जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अब उसमें क्या हो जाता है कि जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। किस रोग में? रिकेटस रोग में। कौन से में? रिकेट्स रोग में। जो रिकेट्स रोग होता है उसमें क्या हो जाता है, जो हड्डियां होती है बच्चों की वो कमजोर पड़ जाती हैं। कमजोर मतलब मुलायम हो जाती हैं और आसानी से टूट जाती है। ठीक है, वो किसके कारण होता है? रिकेट्स के और विटामिन डी की कमी के कारण। अब जब बच्चों में रिकेट्स होता है तो वयस्क में क्या होता है? जो वयस्क होते हैं, वयस्क, ठीक है, जिनको युवा कहा जाता है, तो उनके अंदर एक रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या कहा जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। उसमें क्या होता है कि हड्डियां जो होती हैं वो पतली रह जाती हैं, कमजोर रह जाती हैं। ठीक है, कारण किसके कारण होता है? वो विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। अगर बात करें विटामिन बी की तो देखिए थायमिन इसका रासायनिक नाम है विटामिन बी का। देखिए मेटाबॉलिज्म की मात्रा को बढ़ाता है हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी। पोषक जो पदार्थ होते हैं उनका पाचन करने में, ठीक है, पोषक तत्वों का पाचन करने में मदद करता है विटामिन बी हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, और हमारे जो अंगक होते हैं उनको स्वस्थ रखने का कार्य भी करता है कौन? विटामिन बी। आगे बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो देखिए विटामिन ए होता है रेटिनॉल। क्या रासायनिक नाम होता है इसका? रेटिनॉल, विटामिन ए। अब देखिए बात करें इसकी तो ये हमारे जो शरीर की त्वचा होती है उसको चिकना रखता है। जो रतौंधी रोग होता है उसमें मदद करता है। आंखों के अंदर जो सफेद धब्बे हो जाते हैं उनमें मदद करता है कौन? विटामिन ए। ठीक है, बच्चों की वृद्धि में भी सहायक होता है विटामिन ए। कौन? विटामिन ए। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए विटामिन के की बात करें तो देखिए विटामिन के जो होता है यह लीवर को सहायता प्रदान करता है दो प्रोटीन, थ्राम्बिन और प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। विटामिन के जो सहायक होती है रक्त का थक्का बनाने में, और इसलिए विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की। दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो CF एंड्रूज को जाना जाता है दीनबंधु के नाम से। अब इसी में एक शब्द आता है देशबंधु। क्या आता है भाई? देशबंधु। क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई कोई क्या करता है कि जब ये ऑप्शन आ जाता है कि भाई दीनबंधु कौन होंगे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को लगा देता है भाई दीनबंधु के तौर पर, सॉरी देशबंधु के, दीनबंधु के तौर पर, देशबंधु ने दीनबंधु के तौर पर क्या करता है? चित्तरंजन दास को लगा देता है कोई भी व्यक्ति। तो देखिए दीनबंधु जो है वो CF एंड्रूज है और देशबंधु जो है वो चित्तरंजन दास है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारा बी होगा। और जो देशबंधु मैंने कहा है वो कौन होंगे? हमारे चित्तरंजन दास। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए आगे ऑप्शन की बात करें। देखिए अब देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए अगर प्रश्न नंबर 6 की बात करें, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी?
तो देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में, किसके समय में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कहां पर हुई थी? कश्मीर के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? कश्मीर के अंदर। और अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे अध्यक्ष भाई? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और ईसा की प्रथम शताब्दी के अंदर हुई थी। प्रथम शताब्दी, ठीक है, प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी के अंदर हुई थी, कश्मीर के अंदर हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और शासन था किसका? कनिष्क का। मतलब राजा कौन थे? कनिष्क। अब देखिए चतुर्थ की बात हुई है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रथम की। तो प्रथम जो हुई थी वो अजात शत्रु के समय में हुई थी। और कब हुई थी भाई? वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और वह हुई थी राजगृह के अंदर। राजा कौन थे? अजात शत्रु। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे अध्यक्ष भाई? महाकश्यप थे प्रथम बौद्ध संगति के अंतर्गत। अब बात करते हैं द्वितीय की। तो कालाशोक जो थे वो द्वितीय बौद्ध संगति के अंदर राजा थे। पहली राजगृह के अंदर हुई थी और दूसरी हुई थी वैशाली के अंदर। और कालाशोक थे राजा और अध्यक्ष थे उस समय सावाकामी। कौन थे दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष? सावाकामी उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगर बात करें तीसरी, तो तीसरी हुई थी अशोक के समय में। किसके समय में हुई थी? अशोक के। और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे। और वह हुई कब? देखिए दूसरी कब हुई थी? वो 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व में, ठीक है। तीसरी कौन क्या हुई थी? 255 ईसा पूर्व में। और मोगलीपुत्र तीसरे जो थे वो अध्यक्ष थे और अशोक जो था वो राजा था उस समय, ठीक है। और कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र के अंदर। दूसरी कहां पर हुई थी? वैशाली के अंदर। प्रथम हुई थी राजगृह में और दूसरी चौथी हुई थी कश्मीर के अंदर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितने घंटे की होती है? तो 12 घंटे की होती है दिन की अवधि। रात की भी 12 घंटे की होती है क्योंकि दिन और रात बराबर होते हैं विषुवत रेखा पर। आगे बात करते हैं चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? तो देखिए अमेरिका है प्रथम देश। अब देखिए अंतरिक्ष यान जो भेजा था अपोलो 11, किसने भेजा था? अमेरिका ने अपोलो 11, जिसके अंदर मानव सवार थे और जो उतरा था चंद्रमा पर। अब देखिए बात करते हैं तो फ्लोरिडा एक जगह है अमेरिका के अंदर। फ्लोरिडा के जॉन एफ कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से एक यान रवाना हुआ था, अंतरिक्ष यान अपोलो 11, जिसके अंदर जो रवाना हुआ था। बात करते हैं पहले 16 जुलाई। कब आया था? 16 जुलाई 1969 को रवाना हुआ था। और वह चंद्रमा पर पहुंचा था 20 जुलाई 1969 को। कब पहुंचा था भाई? वो 20 जुलाई 1969 को पहुंच गया था चंद्रमा पर। मतलब 4 दिन के अंदर, मतलब 4 दिन में वह पहुंच गया था। कहां पर? चंद्रमा पर। और देखिए चंद्रमा पर पहुंचने वाले 2 व्यक्ति थे, जिसमें से प्रथम थे नील आर्मस्ट्रांग और दूसरे थे बज एल्ड्रिन। कौन थे? बज एल्ड्रिन जो थे वो दूसरे थे। अगर बात करें देखिए किसने भेजा था? तो नासा ने भेजा था। किसने भेजा था? नासा ने। अब देखिए नासा की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है नासा का नाम। अगर बात करें स्थापना की तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नासा की। अगर बात करें मुख्यालय की तो वाशिंगटन डीसी के अंदर, वाशिंगटन डीसी है इसका मुख्यालय। अगर बात करें इसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है तो इस समय एडमिनिस्ट्रेशन है जिम ब्रिंडेंस्टाइन। कौन है? जिम ब्रिंडेंस्टाइन है इसके अध्यक्ष इस समय। किसके? सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, अध्यक्ष नहीं होता। तो नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं वो है जिम ब्रिंडेंस्टाइन है इसके अध्यक्ष इस समय नासा, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर नासा के। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, सॉरी 9 है, पहले तो 9 देखते हैं। 9 है भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन है? तो देखिए भूमिगत मेट्रो जो चलाई गई थी सबसे पहले वो इंग्लैंड के अंदर चलाई गई थी। कहां पर चलाई गई थी भाई? इंग्लैंड के अंदर चलाई गई थी। अब बात कर लेते हैं 10वें प्रश्न की। अगर प्रश्न नंबर 10 की बात करें, कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो देखिए कागजी मुद्रा का हम विश्व की बात कर रहे हैं तो वह देश है चीन। कौन सा देश है भाई? सबसे पहले किसने जारी की थी? चीन ने की थी कागजी मुद्रा। अब देखिए हम आपको भारत के इतिहास के बारे में बात करेंगे, पूरा भारत के बारे में बताएंगे, मुद्रा के बारे में। अगर बात करें देखिए तो 600 ईसा पूर्व से, ठीक है, 600 ईसा पूर्व से पता चलता है कि भारत के अंदर सिक्के जारी किए गए थे। कब हुए थे? सिक्के जारी किए गए थे। कब?
600 ईसा पूर्व की बात है कि सिक्के जारी मतलब सिक्कों का प्रमाण जो मिलता है वो 600 ईसा पूर्व से पूर्व तक का मिलता है, 600 ईसा पूर्व तक का मिलता है। अब अगर बात की जाए देखिए सोने के सिक्के, सबसे पहले हम बात करते हैं सोने की सबसे महंगी वस्तु की, तो सोना। तो देखिए सोने के अगर हम सिक्कों की बात करें, सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे कनिष्क ने। किसने जारी किए थे भाई? कनिष्क ने जारी किए थे सबसे पहले सोने के सिक्के। अगर बात की जाती है चांदी के सिक्कों की कि भाई चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य वंश का शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने जारी किए थे चांदी के सिक्के। तो पता चल गया सोने के सिक्के कनिष्क ने चलाए थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाए थे। चांदी के सिक्के और सिक्कों का प्रमाण कहां से मिलता है? 600 ईसा पूर्व से मिलता है। कब से मिलता है? 600 ईसा पूर्व से। तो सोने के सिक्के बचल गया, चांदी के सिक्के बचल गया। अब बात करते हैं शीशे के सिक्के चलाए गए थे। शीशे के सिक्के तो देखिए शीशे के सिक्के चलाए गए थे, तो शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहनों ने। सातवाहन शासक जो थे, कौन थे? सातवाहन शासकों। तो शीशे के सिक्के चलाए थे सातवाहन शासकों ने। अब देखिए एक व्यक्ति और था निजाम, जिसने चलाए थे चमड़े के सिक्के। ठीक है, जो निजाम था उसने चलाए थे, छोटा सा एक शासक रहा था जिसने हुमायूं की मदद की थी, ठीक है, शेरशाह सूरी से, तो उसने चलाए थे चमड़े के सिक्के, ठीक है, निजाम ने। अब देखिए हमको पता चल गया। अब देखिए बात करते हैं कि रुपया चला। रुपया किसने चलाया? तो रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने। रुपया है हमारे देश के अंदर, तो किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने चलाया था रुपया। शेरशाह सूरी ने रुपया चलाया। अब रुपया चलाया था इसने चांदी का। किसका चलाया था? चांदी का, जो 11.4 ग्राम का था। ठीक है, मतलब 11.4 ग्राम का था चांदी का सिक्का, जो रुपया चलाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो रुपया किसने चलाया था सबसे पहले हमारे देश में? शेरशाह सूरी ने। अब देखिए बात करते हैं कागजी मुद्रा की। भारत में कागजी मुद्रा, तो भारत में जो कागजी मुद्रा चली थी, कागजी मुद्रा, तो देखिए 1770 में चली थी। कब चली थी? 1770 में। और कहां चली थी? कोलकाता के अंदर, कोलकाता में। और कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था 1770 के अंदर। कोलकाता में सबसे पहले कागजी मुद्रा चलाई गई थी भारत के अंदर। ठीक है, किसमें चलाई गई थी? भारत के अंदर कागजी मुद्रा चलाई गई थी। ठीक है, अब इतना आपको पता चल गया सभी मुद्राओं के बारे में, सभी पता चल गया होगा। ठीक है, अगर एक बात रहती है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसे चलाए थे, तो यवन शासकों ने चलाए थे। मतलब कि जो हिंद यूनानी शासक थे सबसे ज्यादा उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए थे वो कनिष्क ने चलाए थे, और जो यवन शासक थे मतलब यूनानी शासक, उन्होंने सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों को चलाया था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि को सही रूप में कार्य नहीं करने पर मधुमेह रोग होता है? मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अग्नाशय ग्रंथि के कार्य ना करने पर होता है सही तरीके से मधुमेह रोग। क्योंकि देखिए अग्नाशय जो होता है वो दो प्रकार की ग्रंथि है। ग्रंथि तो है ये, मगर अंतः और बाह्य दोनों होती है। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी। अब अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी में क्या अंतर होता है कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है वो एंजाइम का स्रावण करती है। किसका? एंजाइम का। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है बाह्य एंजाइम का और अंतःस्रावी हार्मोन का। ठीक है, हार्मोन्स का। और ये क्या करती है? ये दोनों करती है। अग्नाशय जो होता है वो हार्मोन्स का भी और एंजाइम का दोनों का स्रावण करती है। देखिए ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, और उसके साथ साथ अग्नाशय रस का भी स्रावण करती है। ठीक है, देखिए ट्रिप्सिन एंजाइम और एमाइलेज एंजाइम और लाइपेज एंजाइम का स्रावण करती है कौन?
हमारी अग्नाशय ग्रंथि जो 4 कोशिकाओं में बटी होती है, 4 प्रकार की कोशिकाओं में। कौन सी? एक तो अल्फा, ठीक है, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। और बीटा कोशिका जो होती हैं उनसे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे कहा जाता है इंसुलिन। क्या कहा जाता है? जिसको इंसुलिन स्रावित होता है, इंसुलिन हार्मोन, जो मधुमेह रोग को कंट्रोल करता है। अग्नाशय से हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और ये एंजाइम बताया ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज भी स्रावित होते हैं। किससे? एंजाइम अग्नाशय से। और अग्नाशय रस भी स्रावित होता है अग्नाशय से, ठीक है। तो ये सारे अग्नाशय के बारे में थे क्वेश्चन। अब आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोलार की खान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक के अंदर। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार की खान सोने के लिए प्रसिद्ध है। दो बातें खत्म कि भाई कोलार की खान कहां पे? कर्नाटक के अंदर। किस लिए प्रसिद्ध है? तो सोने के लिए प्रसिद्ध है। काम खत्म। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि चोरी चोरा का संबंध किससे है? अब देखिए चोरी चोरा का जो संबंध है वो किससे है? तो मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन से उसका संबंध है। अब देखिए कैसे? क्योंकि भाई इसको शुरू किया गया था 1920 में। कब शुरू किया गया था? 1920 में। इस आंदोलन को शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन, जिसका तात्पर्य था कि भाई हम अंग्रेजों के जितने भी सामान हैं, जो कुछ भी अंग्रेज बना रहे हैं, हम उसको नहीं खरीदेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। यही तात्पर्य था असहयोग आंदोलन का। मगर कुछ कुछ हद तक विफल दिखाई दे रहा था ये, इसीलिए गांधी जी सोच रहे थे कोई मौका मिले जिससे कि मैं इसको समाप्त कर सकूं। वैसे ही एक मौका मिला, चोरी चोरा कांड। अब देखिए चोरी चोरा का जो संबंध है वो कहां पर हुआ था? गोरखपुर के अंदर हुआ था। और देखिए चोरी चोरा जो कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1920 को, सॉरी 1922, 5 फरवरी 1920 नहीं 1922, कभी आप 1920 कर ले। 5 फरवरी 1922 था भाई। 5 फरवरी 1922 के अंदर हुआ था चोरा चोरी कांड, ठीक है। और इसी के तहत चलते इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापसी ले लिया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापसी लिया था चोरा चोरी कांड के संबंध में? वो भी असहयोग आंदोलन था। तो चोरा चोरी का संबंध किससे है? असहयोग आंदोलन से है, जो 5 फरवरी 1922 में हुई थी घटना चोरा चोरी, ठीक है। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था, समाप्त कर दिया था चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 में होने के कारण। अब बात करते हैं, देखिए पहले हम बात कर लेते हैं दांडी मार्च। तो देखिए अगर दांडी मार्च, क्योंकि आगे इनका संबंध मैं आपको बताऊंगा। देखिए दांडी मार्च जो है वो शुरू हुआ था 12 मार्च। कब से शुरू हुई थी भाई दांडी मार्च की यात्रा? वो 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी तक की नमक जो कर था उसका विरोध करने के लिए की गई थी दांडी मार्च यात्रा। और इसमें जो प्रथम मतलब स्टार्टिंग में जो थे वो 78 व्यक्ति थे जब इसको शुरू किया गया था साबरमती आश्रम से, और दांडी तक पहुंचने में हजारों व्यक्ति हो गए थे। और कब तक चली थी भाई ये? 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक चली थी दांडी मार्च की यात्रा। और ये जाते जाते 6 अप्रैल तक इसमें हजारों व्यक्ति जुड़ गए थे, जिसको देखते हुए हजारों व्यक्तियों की संख्या को देखते हुए महात्मा गांधी ने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया था जिसको कहा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 6 अप्रैल 1930 को शुरू किया था। कब शुरू किया था भाई? 6 अप्रैल 1930 को। क्योंकि इसका ही विरोध करने के कारण जब इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे महात्मा गांधी, तो वह यही आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? असहयोग आंदोलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, सॉरी 31 को, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था गांधी और इरविन के बीच में, जो गांधी जी को कहां पर ले गया था भाई? वो ले गया था ब्रिटेन के अंदर, ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। तो 9 अगस्त कब शुरू हुआ था भाई? 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था करो या मरो का। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, और वो दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करते हैं, जिस समय बंगाल का विभाजन रद्द किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था भारत का गवर्नर जनरल।
और 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस समय कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था भारत का वायसराय। और जब ये रद्द किया गया था 1911 में, वह तब कब था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था भाई वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब बात कर लेते हैं देखिए डलहौजी के बारे में। अब डलहौजी के बारे में बात करें तो देखिए हमारे यहाँ ट्रेन सेवा जो है, ठीक है, टेलीग्राम की सेवा, उसके बाद डाक नेटवर्क की सेवा, सब किसने शुरू की थी? डलहौजी ने। एक बात और आती है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो भी डलहौजी के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था भाई? डलहौजी के समय में ही हुआ था। एक ऑप्शन और प्रश्न और आता है इनके तहत कि राज्य हड़प नीति डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने चलाई थी? तो लैप्स जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो चलाया था वो डलहौजी की नीति थी, जिसको कहा जाता था राज्य हड़प नीति। ठीक है, वो भी किसके द्वारा चलाई गई थी? डलहौजी के द्वारा। अगर रिपन की बात करें तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है रिपन को। ठीक है, और स्थायी जनगणना भी हुई थी किसके समय में? रिपन के समय में। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है किसको? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, आगे बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन हो गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए इसने बहुत सारे सुधार किए थे, सामाजिक सुधार, शैक्षणिक सुधार, बहुत सारे सुधार किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। आगे बात करते हैं देखिए गोबर गैस प्लांट से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मीथेन गैस होती है, जो रंगहीन और गंधहीन होती है। मीथेन गैस वो कैसी होती है? रंगहीन और गंधहीन दोनों होती है, रंगहीन और गंधहीन दोनों होती है मीथेन गैस। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो CH4। आगे बात करें देखिए हाइड्रोजन। ठीक है, आवर्त सारणी का प्रथम तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, और कैसा है? गैसीय तत्व है। कैसा है भाई? ये गैसीय तत्व है हाइड्रोजन। ठीक है, जिसको संकेत ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि सबसे हल्का अगर कोई तत्व है वह भी हाइड्रोजन है, जिसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, किसको कहा जाता है? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि 74% जो हिस्सा है सूर्य का वह भी बना हुआ है किससे? हाइड्रोजन से बना हुआ है। किससे बना है भाई? वो हाइड्रोजन से मिलकर बना है। आगे बात करते हैं देखिए ऑक्सीजन की। तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जल की और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन। उसका कार्य क्या है? श्वास लेने में, हमें है नहीं, प्राणियों को जीवित रखने में। मतलब प्राणी जो श्वास लेते हैं उसी में क्या होता है। और इस्पात संयंत्र होता है उसमें भी इसकी बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस्पात संयंत्रों में भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन का। ठीक है, आगे बात करते हैं देखिए नाइट्रोजन की बात। अगर इसको बात करें देखिए ऑक्सीजन जो हमारे वायुमंडल के अंदर है वो कितनी है? तो 21%। पूछ लिया जाता है कि कितना प्रतिशत है। वैसे अगर पॉइंटों की बात करें तो 20.95% है, ये है ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे वातावरण के अंदर तो लगभग माना जाता है 21%। कितनी है? लगभग 21%। अब बात करें नाइट्रोजन की। ठीक है, तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो 78% है। कितनी है? 78% है हमारे वायुमंडल के अंदर। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है कौन सी? है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन है। और सामान्य ताप पर देखिए तत्व जो है नाइट्रोजन सामान्य ताप पर किस में रहता है? गैसीय अवस्था में रहता है। सामान्य ताप और दाब में गैसीय अवस्था में रहता है। इसका अगर प्रयोग की बात करें तो आइसक्रीम बनाने में, जैसे कि आइसक्रीम बनाने में। ठीक है, आइसक्रीम बनाने में बल्बों में इसका यूज किया जाता है। निष्क्रिय वातावरण बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन गैस का। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट कराया है। ठीक है, 15 क्वेश्चन, ये कहने को ही 15 क्वेश्चन है वरना 100 से भी अधिक है जो मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही पढ़ाऊं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।